मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या करा था, हमारा चैप्टर नंबर जो 4 था वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम था हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक आबंध और आणविक संरचनाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की थी कि किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी एटम्स को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो आज हमने और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है आयनिक बंध या आयोनिक बॉन्ड, जो सेकेंड वन जो होता है सहसंयोजी या कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड जो होता है उपसहसंयोजी यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आज हम जिस बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो हम स्टार्ट करें। दिया हुआ है आपको यहाँ पे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक या विद्युत सहसंयोजी विद्युत संयोजक बंध। तो अब ये बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है तो उसके बारे में बात कर लें। कोसेल के अनुसार परमाणु अष्टक नियम का पालन करने के लिए 2 उपाय अपना सकते हैं। जो कोसेल नामक साइंटिस्ट है यानी कि उनका कहना था कि जो एटम जो होता है यानी जो हमारा परमाणु जो होता है उसको स्टेबल होने के लिए यानी कि उसका ऑक्टिव कंप्लीट करने के लिए वो 2 रास्ते अपना सकता है, यानी 2 टाइप से क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। पहला क्या, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, लॉस कर दें, यानी लॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो किस तरह से, इस प्रक्रिया में परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस मेथड में क्या करेगा, इस प्रोसेस में करेगा, जो हमारा परमाणु होगा यानी जो हमारा एटम होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा, क्योंकि उसके लिए क्या इजी रहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके क्या कर सकते हैं, स्टेबल हो सके। यानी कि उसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी नंबर्स कितना होगा, कम होगा। इसी केस में वो क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएगा, लॉस कर पाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे किसमें, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस क्यों करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसीलिए जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स जो होंगे वो कम होंगे, वो उस केस में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लॉस कर देगा, यानी क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा। जिसके लिए हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम का। सोडियम होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, उसमें हमको पता है कि जो हमारा सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। तो उस हिसाब से इसका परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो क्या रहेगा, 281 रहेगा, है ना। यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकेंड, और ये हो जाएगा इसका थर्ड सेल, है ना। यही रहेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, है ना। जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यानी कि जो थर्ड है, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3 है, उसमें सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स को अगर त्यागना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना पड़ेगा, अगर ये त्यागना चाहेगा तो ये ऑक्टेव कंप्लीट कर सकता है, 2 है ना। अभी फ़िलहाल जो सोडियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। यानी कि ये 2 8 1 इस केस में है। अब इस केस में ऑक्टेव जो उसका है किस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, सिर्फ इस 1 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, क्या कर देगा, त्याग देगा, यानी लॉस कर देगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए या तो एलिमेंट्स क्या करेंगे या एटम्स क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, वो त्याग कर क्या करेगा, ऑक्टेट बना रहा है। या फिर इसके पास एक और रास्ता है, या फिर ये भी तो कर सकता है, ये जैसे आपने देखा था, ये सोडियम जो है ये कुछ इसका एटॉमिक नंबर कुछ ऐसा है और ये इस तरह से क्या है, 2 8 1 के केस में है। ठीक है, ये ऐसा भी तो कर सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन ना त्याग कर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, उस केस में भी तो इसका 288 हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो ये कर सकता है, दोनों ही केस हमारे सही हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन से क्या कर सकता है, त्याग सकता है, या इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है,
ग्रहण कर सकता है। बट इसके लिए सही क्या रहेगा, यानी इसके लिए इजी क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना इजी रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना इजी रहेगा। यहाँ तो क्या इजी रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। इसलिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, त्याग देगा इजीली इन कंपेयर टू लाइक क्या कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन हम दे, इसके कंपैरिजन में वो क्या कर सकता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे त्याग करे ज़्यादा ऐसा ही हो सकता है। तो इस तरह से हो गया, कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर स्टेबल होते हैं। अब जो नेक्स्ट दे रखा है गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रक्रिया में परमाणु संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का ऋण आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। एक चीज़ और, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है, इसने त्यागा है। और हमने पढ़ा है कि जब भी कोई एलिमेंट जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, त्यागता है, तो इस केस में इस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे इन कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट अगर वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा हो, है ना। जिस तरह से एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है यहाँ पे क्लोरीन का, जो क्लोरीन होता है हमने अभी हाल देखा, हमने जो हमें पता है जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। उसके हिसाब से इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका कन्फिगरेशन देखेंगे हम, वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 8, और आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताओ कि जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यानी जो उसका आउटर मोस्ट सेल है यानी बाहरी कक्ष है, उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके लिए क्या इजी है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इजी है या इलेक्ट्रॉन त्यागना इजी है, क्या करना इजी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो तो यही था इसका, है ना। यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इसके बेसिस पर है, पर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स में दे रहे हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इस केस में इसमें क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी कोई अगर एटम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर माइनस चार्ज यानी वो एनायन बनाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, त्याग रहा होता है, लॉस कर रहा होता है, तो वो क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा, यानी प्लस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बनाता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आया हमको कि इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, बट जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहाँ से आएगा, या फिर ग्रहण करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, हम गेन भी कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देंगे, बट ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, नहीं होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जब क्या करेगा, एक एटम जो रहेगा वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा होगा, जबकि दूसरा एटम उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होगा। इसी केस में हमारा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो होता है, ठीक है। जो हमारा सोडियम है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लॉस करना है, ठीक है। जबकि जो हमारा क्लोरीन है उसको ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, गेन करना है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो फॉर्म होगा, यानी कि क्या करेगा, जो क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन देगा हमारा सोडियम, है ना। यानी सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम जो इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो कौन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रहेगा। और इस केस में इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि Na+ और Cl- वाला केस हो जाएगा, जहाँ पे हमको ये पता चलेगा Na पे प्लस चार्ज होने के कारण कि जो Na है हमारा सोडियम है उसने क्लोरीन को क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, जिस वजह से इन दोनों के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसे आयनिक बॉन्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो हमारे एटम्स रहेंगे या एलिमेंट्स जो हम कह सकते हैं वो क्या होंगे, आयंस के में फॉर्म हो जाएंगे, यानी आयंस में चेंज होंगे, और उसके बाद जाके वो क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इसमें बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है। दे रखा है आपको यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड का निर्माण।
तो किस तरह से होता है, जैसे हमने अभी हाल एग्जांपल देखा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का, नहीं सोडियम और क्लोरीन का। उसी केस में हमने देखा था कि सोडियम जो है उसके पास 281 इलेक्ट्रॉन है और जो क्लोरीन होता है उसके पास 287 का उनका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो जो सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। इसी तरह से उसके Na+ और Cl- चार्ज आकर ये दोनों क्या करेंगे, मिलकर NaCl का निर्माण करेंगे। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखें, वो हमको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे MgCl2। अब इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है हमारा, है ना, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है ना। उसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, कुछ यही रहेगा। इस हिसाब से अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ इस तरह से 1 2 और थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करना पड़ेगा, इसका जो ये इस तरह से कुछ बन रहा है ना, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके एक्स्ट्रा है उसको क्या करना है, इमिट कर देना है, यानी रिलीज कर देना, हटा देना है, जिस वजह से इसका जो ऑक्टेव हो जाएगा कंप्लीट। तो इस केस में ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर क्या बनाएगा, Mg+2 फॉर्म होगा, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको इमिट करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आएगा। अब अगर हमको बनाना है Mg+2 जो है उससे क्लोरीन को जोड़ना है ना, जबकि क्लोरीन की कैपेसिटी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 1 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1। तो अगर हम 2 क्लोरीन को ले लें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी अपन आसानी से Mg+2 जो है उसका 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, यानी जो मैग्नीशियम जो था उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, त्यागे हैं, है ना, इमिट करें, रिलीज करें, उसका 1 इलेक्ट्रॉन हम इस क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे सकते हैं और हम फॉर्म कर सकते हैं MgCl2। आया आपको समझ में, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम की टेंडेंसी थी कि वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा और Mg+2 में जाके चेंज होगा। जबकि क्लोरीन जो है हमारा वो ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 क्लोरीन के साथ ये क्या करेगा, जाके जुड़ेगा और फॉर्म करेगा MgCl2। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको Mg के साथ ना जोड़कर, यानी मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ ना जोड़कर हमको बनाना हो, मैग्नीशियम को जोड़ना हो ऑक्सीजन के साथ, तो वो किस तरह से जुड़ेगा। अब हमने बात करी कि जो मैग्नीशियम को देख लिया हमने कि उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें होते हैं 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसका हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था वो था 8। ठीक है, उसके हिसाब से उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम, वो 2 6 होता है ना, ये कुछ इस तरह से होता है ना, 1s2 2s2 2p2, है ना। तो फर्स्ट 2 हो गए, बाकी ये 2p4, यानी फर्स्ट 2 हो गए, बाकी कितने 6 इलेक्ट्रॉन से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ना। और जो मैग्नीशियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने देखा था। तो वही है, जो हमने मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीशियम क्या करेगा, इमिट करके Mg+2 में चेंज होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑक्सीजन है जो O-2 में है, वो ऑक्सीजन जो नॉर्मल केस में है वो क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके O-2 में चेंज हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, O-2 में हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा वो MgO का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से, आयोनिक बॉन्डिंग द्वारा, क्योंकि ये आयंस क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़कर क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से जाकर जुड़ रहा है ना, और क्या कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिख रहा है आपको, इस तरह से हम MgO का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग किस बेसिस पे करते हैं,
आयोनिक बॉन्ड के बेसिस पर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को त्याग नहीं सकते, तो वो करते हैं ये सारे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पर। और वो कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा भी एक जो थर्ड होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में हमने देखा है, तो उसके बेसिस पर भी कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके बेसिस पर भी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो आपको अभी फिलहाल आयनिक बॉन्डिंग समझ में आई, ठीक है। किस तरह से आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके ग्रहण करके आयंस में चेंज होते हैं, और वो आयंस आपस में जुड़कर क्या करते हैं, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह से बनने वाली बॉन्डिंग क्या कहलाती है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो बन तो जाता है, पर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे आयनिक बॉन्ड को क्या करते, इफेक्ट करते हैं, यानी किस किस वजह से हमारा आयनिक बॉन्ड है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। सबसे पहले देखा है आपको फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपको, हमने देखा है कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है वो बनता है किससे, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बन रहा है ना। और इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, किसी भी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि जब उनका जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है उस केस में वो कितनी एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। जो इतनी एनर्जी वो इमिट करेगा उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारा बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा वो उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और किस किस से वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला जो हमको दिए रखा है वो दे रखा है हमको आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयनन एंथैल्पी। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था आयनन एंथैल्पी क्या होती है, क्या पढ़ा था हमने आयनन एंथैल्पी की डेफिनेशन। हमने पढ़ा था ना कि अगर हमको किसी भी एलिमेंट से यानी किसी भी मेटल से अगर हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर इमिट करना होता है तो हमको उसको कोई एनर्जी देनी होती है ना। और वही एनर्जी हमारी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अतः किसी धन आयन बनाने वाले परमाणु की आयनन एंथैल्पी जितनी कम होती है परमाणु उतनी अधिक आसानी से आयनिक बंध बना लेगा। तो आयनन एंथैल्पी जिसकी कम होगी, जो आसानी से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उतनी जल्दी क्या कर लेगा, बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। तो वही बोला गया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट जो फैक्टर दिया हुआ दे रखा है आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कोई जो हमारा एटम है वो जितनी जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा यानी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, उतनी ही जल्दी क्या करेगा, वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन उतनी जल्दी होता है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आयनन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होगा, आसानी से नहीं हो पाएगा। सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसकी होगी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जैसे कि हमारा होता है क्षारीय तत्व। क्षारीय तत्व जो थे हमारे यानी अल्काली मेटल्स जो थी, ग्रुप नंबर फर्स्ट, एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर जो फर्स्ट था उसमें जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स त्याग देते हैं, यानी इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं यानी जो फर्स्ट ब्लॉक होता है एस ब्लॉक का, वो क्या करता है, आसानी से क्या कर लेता है, आयोनिक बॉन्ड बना लेता है। यानी आयनिक बंध सबसे आसानी से कौन बना सकता है, क्षारीय तत्व यानी अल्काली मेटल्स जो थे हमारे वो। उसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या थी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा। वही बात है हमने अभी तक पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो हमारा तत्व रहेगा वो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही स्टेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड रहेगा वो रहेगा। तो यही बताया यहाँ पे, अधातु परमाणु में ऋण आयन बनाने में परमाणु से ऊर्जा मुक्त होती है तथा ऊर्जा मुक्त मात्रा इलेक्ट्रॉन लब्धि के द्वारा निर्धारित होती है। अतः किसी ऋण आयन बनाने वाले परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि जितनी अधिक होती है परमाणु उतनी ही आसानी से आयनिक बंध बनाता है ना। तो वही है कि जितनी जल्दी से वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर सकता है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जितनी टेंडेंसी होगी उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब वही है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा यानी ऋणायन बनेगा ना, है ना। तो इस केस में जितनी जल्दी ऋणायन बनेगा उतनी जल्दी क्या करेगा, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी आयनन एंथैल्पी जिसे धन आयन बन रहा है अगर वो कम होगी तो आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी अगर जितनी ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब ग्रहण किए जा रहे हैं यानी गेन किए जा रहे हैं, उस केस में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा हमारा बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। उसके बाद जो थर्ड दे रखा है वो दे रखा है चालक ऊर्जा या लैटिक एनर्जी। तो लैटिक एनर्जी क्या ऐसे हेल्प करती है, उदासीन परमाणु से प्राप्त आयन विद्युत आकर्षण बल के कारण जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, तथा विपरीत आयस वाले आयन एक दूसरे के निकट आकर त्रिविम में एक गुच्छ के रूप में गठित हो जाते हैं। यह गुच्छ आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। यानी कि क्या है कि जब दो आयन्स आपस में कंबाइन होकर कोई नया अणु बना रहे हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा होता है हमारा जो बॉन्ड बनेगा उसकी क्या स्टेबिलिटी। तो वो भी कैसे होती है, वो भी क्या करती है, हमारे आयनिक बॉन्ड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब जो नेक्स्ट हमको जो टॉपिक पढ़ना है, इतना तो हम क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हम पढ़ने हैं जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है उसके बारे में, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, यानी विद्युत सहसंयोजक या आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी गुण यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहला दे रखा है उनकी भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब क्या हो रहे हैं, वो आपस में जाके बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो उनकी फिजिकल स्टेट किस तरह से अफेक्ट होती है, यानी किस फिजिकल स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन क्रिस्टलियन फॉर्म इन सॉलिड स्टेट। आयनिक क्रिस्टल्स आर lattice of positive charged ions pegged in a definite geometry. The geometry of lattice depends upon the size of ions and amount of the charge of them. Ionic compound exists in a three-dimensional lattice of ions. They do not exist in a single molecule. यानी कि जो हमारे आयनिक बॉन्ड से जो हमारे क्रिस्टल्स जो हमारे यौगिक फॉर्म होते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड से जो हमारे अणु फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट हमेशा मेनली कैसी होगी, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे वो। यानी कि इन दोनों के बीच जो बनने वाला आयनिक फॉर्म से बनने वाला जो बॉन्ड रहेगा वो क्या होता है, काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से क्या कहते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि आयनिक जो हमारे यौगिक होंगे वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलियन होते हैं, यानी क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टल की आकृति जो रहेगी, यानी कि ये जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, अब वो क्रिस्टल होंगे, उनकी आकृति भी कैसी होगी, यानी उनका शेप किस तरह से होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी हाईली क्या करेगा, वह एक दूसरे से बॉन्ड है ना, कितनी ज़्यादा वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उस पर क्या डिपेंड करेगा, उनका स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ तरह से एक तरह से गुच्छे की तरह होता है, यानी कि किसी इस तरह से होता है कि जैसे हमारे ये कोई एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड इस तरह से आपस में क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से क्या होता है, गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, किस तरह से, एक तरह से लैटिक होता है, यानी जालक के यहाँ गुच्छे के रूप में होता है, ठीक है, क्या एक दूसरे का बॉन्डिंग में फॉर्मेशन के बाद। उसके बाद दे रखा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने देखा है कि इनका जो होता है, इनका बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है ना, और काफ़ी हाईली बॉन्डेड होते हैं, तभी तो ये सॉलिड स्टेट में मिल रहे हैं। तो इस वजह से हाईली बॉन्डेड होने के कारण और साथ में सॉलिड स्टेट में होने के कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो कैसे हो सकते हैं, ऑब्वियसली वो कैसे होंगे, हाई होंगे। तो इस तरह से जो हमारे विद्युत सहसंयोजक बंध या आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। देन थर्ड दे रखा है सोल्यूबिलिटी, है ना, यानी विलेयता। अब बताओ कि इनकी विलेयता यानी कि इनकी सोल्यूबिलिटी हाई होगी या लो होगी। तो ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो केवल उन्हीं सॉल्यूशन में जाकर घुलते हैं जो कैसे होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं, यानी ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। नॉन पोलराइज्ड सॉल्यूशन जैसे हुआ बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, इनमें जाकर जो हमारा आयनिक बॉन्ड होते हैं वो जाकर नहीं घुलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, ये क्या करते हैं, इनके जो आयन्स है उनको फिर से आयन्स फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जब एक तरह से आयनिक बॉन्ड बन गया तो उनको अगर हम घोल रहे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, तो एक तरह से वो क्या होना चाहिए, घोलने के बाद फिर से अपने अपने आयन्स में चेंज हो जाना चाहिए।
बट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ किसमें, पोलर सॉल्यूशन यानी कि ध्रुवीय विलायकों में ही जाकर घुलते हैं। देन नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता। अब बताओ कि इसकी इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी हाई होगी या लो होगी, क्या होगी सकता है, हाई हो सकती है या लो हो सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता सिर्फ उस फॉर्म में दिखाते हैं जिस फॉर्म में जब इनको क्या कर रहे हो, इनको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया गया हो, यानी कि इसे क्या करा होगा, घोला गया हो। वैसे तो ये आयंस फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी बने तो आयन से होते हैं। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बने तो आयन से होते हैं, है ना। बट ये जो सॉलिड फॉर्म में होंगे यानी इनके जब रियल फॉर्म में होंगे तब ये क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी नहीं दिखाते, यानी विद्युत चालकता प्रेजेंट नहीं करते। यानी उस केस में ये क्या होते हैं, विद्युत के क्या हो जाते हैं, कुचालक हो जाते हैं। यानी क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। किस केस में, जब ये सॉलिड में होंगे। बट अगर हम इनको घोल लें यानी इनको लिक्विड में चेंज कर दें, किसी पोलर सॉल्यूशन में इसको घोल दिया जाता है, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कब दिखाएंगे, जब ये क्या होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, यानी क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। ये जब सॉलिड फॉर्म में होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते। देन जो लास्ट वन नेक्स्ट दे रखा है, फिफ्थ वाला, वो दे रखा है नॉन डायरेक्शनल नेचर यानी कि अदिशात्मक प्रकृति। ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि जो होते हैं वो आयंस आपस में जुड़ कर क्या करते हैं, बनाते हैं आयनिक बॉन्ड्स को। तो इसमें क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, हम ये नहीं कह सकते कि इसका बॉन्डिंग सिर्फ एक ही दिशा में बना हुआ है, एक ही डायरेक्शन में। हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका डायरेक्शन सिर्फ एक ही क्या होगा, एक ही दिशा में होगा। यानी कि इनका जो डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में बॉन्ड बना है उसका हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आयनिक रिएक्शन यानी आयनिक क्रियाएं। तो हमने अभी हाल देखा कि आयनिक फॉर्म में जब रहेंगे यानी कि जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तब ये कोई भी रिएक्शंस नहीं करते हैं। इनकी रिएक्शंस अगर हमको करवानी होती है तो वो किस केस में करवा पाएंगे, हम सिर्फ सॉल्यूशन के फॉर्म में ही करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयनिक नेचर जो होता है, हमारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, वो केवल किस केस में रिएक्शंस करते हैं, सॉल्यूट फॉर्म में, यानी कि जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे या फिर विलयन या गलित अवस्था में होंगे, ठीक है। अगर ये विलयन और गलित अवस्था में नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। और विलयन और गलित अवस्था में होने पर इनके जो आयंस होंगे वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो जाएंगे, है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए विलयन में AgNO3 तथा NaCl को मिलाने पर AgNO3 के Ag+ आयन तथा NaCl के Cl- आयन जुड़ जाते हैं। इससे AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी क्या होता है, ये जब रिएक्शंस करेंगे तो सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, ये हमेशा रिएक्शन करेंगे तो सॉल्यूशन स्टेट में करेंगे, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन स्टेट में इनको चेंज करने पर इनके आयंस क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और उसी गैस में जाके रिएक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बंध, जिसे विद्युत सहसंयोजक बंध भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अब वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।